प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का रिमेनिंग पार्ट। एक्सरसाइज 2.4 में हम 4 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है सपोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज। Suppose age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? तो मान लेते हैं कि सब्बों की जो प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो वो है x ईयर्स। एक्स ईयर्स मान लेते हैं, तो उसकी मदर्स की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स है इसकी। तो द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, हर हिज जो भी है वो क्या हो जाएगी, 6 ईयर्स। 6 एक्स ईयर्स हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि सपोज ये तो हो गया पहला सेंटेंस है उसका कि हमने सब्बों की एज मान ली और सब्बों के मदर्स की एज कितनी होगी, 6x ईयर्स हो जाएगी। अब क्या है, सपोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल आगे, आज से 5 साल आगे, तो सब्बों की एज क्या हो जाएगी, x + 5। भाई आज मान लिया कोई भी 10 साल का है, 10 वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 15 वर्ष का। तो इस तरह से सब्बों की एज में हम क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि वो क्या कह रहा है कि सपोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सब्बों की एज आज से, आज की प्रेजेंट एज से 5 साल आगे की, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि जो सब्बों की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सब्बों की 5 साल आगे की एज है वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। मीन्स ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। और यहां से ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन आ गई तो इस तरह से हो जाएगा, और यहां से -x जो है वो -5 के इक्वल आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई। मीन्स सब्बो की प्रेजेंट एज यहाँ लास्ट में लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ सब्बो इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर या हिज मदर इज 6 × 5 30 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब यहां से आगे आप सॉल्व कर सकते हो। अब 6th क्वेश्चन पर आ जाइए। 6th क्वेश्चन में क्या है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरह से, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनाया जा सकता है तो उसमें फिगर जरूर बनाना है, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। अब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट आर इन द रेशो। लेंथ मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जब इसमें रेशो दे रखा है तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि रेशो के अनुसार ही मानना होता है। हमने क्या मान लिया, 11x उसकी क्या है, लेंथ है, और ब्रेड्थ क्या दे रखी है, ब्रेड्थ है 4x, क्योंकि इसने रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 11:4 का। तो ये 4x, तो ये भी 4x क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये भी क्या हो जाएगी 11x।
अब क्या कहता है कि एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब फेंस मीन्स चार दीवारी। अब देखिए फेंस कहाँ पर लगेगी, आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं बनाते हुए, फिर यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, तो ये एक राउंड हो गया फेंस का, 1 राउंड। और ये किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर। किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिगर के बीच में काम हो रहा है, बीच वाले भाग पर काम हो रहा है, तो वो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर वो बाउंड्री पर काम कर रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 2 × L + B मीन्स 2 × 11x + 4x मीन्स ये 15 और 15 × 2 30। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30x, इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब देखिए कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, हमारे पास ये मीटर आया है, ये सभी के सभी क्या है, ये मीटर में है, ये सब क्या है, ये मीटर है, मीटर उसने दिए हुए हैं। तो ये भी क्या आ गया, 30x मीटर। क्या है ये, 30x मीटर। अब वो कॉस्ट दे रहा है कि 1 मीटर के ऊपर 100 रुपए खर्च आता है, 1 मीटर के ऊपर। तो टोटल जो रुपीज लगे वो 75,000 लगे। तो देखिए हमारे पास टोटल पेरीमीटर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 30x × 100 = 75,000। क्योंकि उसने क्या दिया है कि जो फेंस बनाने की है वो 1 मीटर पर 100 रुपए आ रहा है, 1 मीटर पर खर्च कितना आ रहा है, 100 रुपए। तो हमारे पास टोटल फेंस कितनी है, 30x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे तीनों, और 75 / 3 आ जाएगा, तो 25 मीटर आ जाएगी, 25 मीटर। अब देखिए लास्ट में आपको लिखना क्या है कि लेंथ लिखनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी आएगी, 11x मीटर, 11 × 25 मीटर। ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी, 4 × 25 मीटर। तो इस तरह से दोनों कंप्लीट करके आपको बताना है कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ जाएंगी। उसके बाद 7वें क्वेश्चन पर आइए। 7वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी लंबा है, 7वें क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, उससे पहले 8वां क्वेश्चन कीजिए। 8वां 9वां 10वां करवाते हैं, 7वां क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। 7वें क्वेश्चन में एक पूरी वीडियो बन जाएगी, पूरा बोर्ड भर जाएगा, एक ही क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, हाफ ऑफ अ हेड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या कहता है कि एक हिरणों का झुंड है, वो उसका आधा जो है वो घास चर रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गया था उसका 3/4 वो क्या है, वो नियर बाय टहल रहे हैं, खेल रहे हैं। और उसके बाद क्या है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। हम मान लेते हैं कि टोटल ही मान लेते हैं, ये है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड, हर्ड में x है, ये मान लेते हैं। टोटल क्या है, नंबर ऑफ डियर्स क्या है, वो है x। टोटल डियर्स जो है वो x मान लिया हमने। अब देखिए, अब क्या कहता है कि इसके आधे जो है क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो मैं सीधा कर रहा हूं, आपको लैंग्वेज जो स्टेटमेंट वगैरह है वो आपको लिखनी है। इसके आधे, ये आधे आगे, ये किसका कौन सा भाग आएगा, ग्रेजिंग ग्रास, जो घास खा रहे हैं। उसके बाद जो बचे कितने बचे, हाफ बचे, ये बच गए। इसका 3/4 क्या कर रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। उसके बाद और कितने बचे, 9 बचे।
ध्यान से समझ लेना। क्या कहता है कि हाफ ऑफ हेड ऑफ डियर ग्रेजिंग ग्रास। ग्रेजिंग ग्रास मीन्स ये भाग आ गया, इसका आधा हो गया। उसके बाद जो कहता है कि रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग हेड ऑफ डियर द 3/4 ऑफ रिमेनिंग हेड ऑफ डियर, जो बचा हुआ झुंड है उसका 3/4 इधर उधर खेल रहे हैं। और बाकी कितने बचे? 9 बच गए। कि बाकी बचे 9 जो है वो क्या कर रहे हैं? वो पानी पी रहे हैं। जो बाकी 9 बच गए वो क्या कर रहे हैं? वो पानी पी रहे हैं। अब ये देखिए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इस तरह से जोड़ दूं मैं, तो किसके बराबर आएंगे? अरे टोटल तो यही है, तो टोटल के बराबर आ जाएंगे। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। मैं थोड़ी सी इसको आगे भी कर देता हूं। जैसे आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? 8 आएगी। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1x 4x, ये यूं का यूं क्या आ जाएगा? 3x। और ये कितना आएगा? 72। और ये कितना आ जाएगा? 8x। अब मैंने पीछे की तरह बताया था आपको कि इसको छोड़ दो, क्योंकि हमने जो बैलेंस है वो यूं का यूं रख लिया, और जो फालतू पोर्शन था वो दोनों से हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या आ गया? इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये आ जाएगा 7x माइनस 8x इज इक्वल टू -72। और यहां से माइनस एक्स क्या आ जाएगा? -72 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 72। कि टोटल जो झुंड में हिरण थे, डियर्स थे, वो कितने हैं? टोटल कितने हैं? x थे, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 72। तो लास्ट में आपको लिखना है कि द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड इज इक्वल टू 72। तो इस तरह से आपको ये 8वां क्वेश्चन करना है। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या है? A grandfather is 10 times older than his granddaughter। यूं कहता है कि ग्रैंडफादर जो है वो 10 गुना बड़ा है अपनी पोती से। तो मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू x ईयर्स। x ईयर्स हम मान लेते हैं, ये x ईयर्स हमने मान लिया। अब ग्रैंडफादर की क्या आएगी? ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी बताइए? वो होगी 10x ईयर्स, 10 गुना है, 10x ईयर हो जाएगी। अब क्या कहता है आगे देखिए, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। ये कह रहा है कि ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडडॉटर से 54 साल बड़ा है, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 54 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। और यहां से 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 54। और x की वैल्यू क्या आएगी? 54/9 मीन्स 6 ईयर्स। x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई है? x 6 ईयर्स। द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर की एज आई है। आप देखिए, अब इसमें हम अपनी पड़ताल करके देखते हैं, जांच करके देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो ग्रैंडफादर की कितनी आ गई? 60 ईयर्स। और 60 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो लास्ट में लिखने हैं ये दोनों, द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज 6 ईयर्स एंड द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स। इस तरह से आपको करना है। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो उम्र है वो उसके पुत्र से 3 गुना है। तो यहां पर हम देखिए, एक चीज और सुनिए, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए कि हमें मानना क्या है पहले। भाई जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए कि अमन की एज माने या अमन के सन की एज माने। देखिए, छोटी इकाई जब हम मान लेते हैं तो हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है या जोड़ करना पड़ता है, वो हमारे लिए इजी रहता है। लेकिन अगर हम बड़ी इकाई मान लेते हैं तो आपको उसमें डिवीजन करना पड़ेगा, उसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आंसर सेम आएगा दोनों से और दोनों ही सही हैं। आप जो भी मानना चाहें वो ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ कि अमन के सन की एज मान लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ अमन सन एक्स ईयर्स। ये मैंने एज किसकी मान ली, उसके पुत्र की मान ली। तो अमन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ अमन। अमन की एज क्या होगी, वो कितने गुना है, 3 गुना। तो क्या हो जाएगी 3x ईयर्स। 3 गुना है तो 3x ईयर्स हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि 10 years ago 10 साल पहले ही वॉज 5 times his son's एज। 10 साल पहले, तो इसमें क्या करोगे 10 years ago 10 साल पहले। तो अमन के सन की एज जो थी वो 10 साल पहले कितनी थी, x - 10 years। और अमन की एज कितनी थी, अमन एज कितनी थी, ये तो अमन सन्स एज है, ये अमन की एज कितनी थी, ये 3x - 10। अब वो कहता है कि 10 साल पहले ये जो एज है ये इस एज की 5 गुना है, 5 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, अमन की एज को 5 से गुणा कर दूं, तो उसके फादर की एज के बराबर हो जाएगी। अमन के सन की एज को अगर मैं गुणा कर दूं कितने से, 5 से। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 into x - 10 इज इक्वल टू 3x - 10, ये हो जाएगा। तो अब यहां से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आगे थोड़ा सा चलिए, क्या आ जाएगा 5x - 50 इज इक्वल टू 3x - 10। अब वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, इक्वेशन को जिस तरह से सोल्व करते हैं -10 + 50, ये कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 40। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 20। x हमने क्या माना था, x माना था हमने अमन के सन की एज। तो हमारे पास क्या आएगी कि द एज ऑफ अमन सन क्या आ जाएगी 20 years, कि 10 साल है ना, 20 साल है, 20 years है। और अमन की एज कितनी है, देखिए अमन एज कितनी है ये, तो इसकी कितनी है 3 गुना। तो अमन कितने साल का है, 60 years। अमन कितने साल का है, 60 years। तो यहां से आपको ये लास्ट में जाकर के ये चीजें लिखनी है। हर क्वेश्चन में लास्ट में जाकर के जो हमने माना है शुरुआत में वो लास्ट में जाके लिखना है, ये ध्यान रखना। और बिल्कुल आराम से इजीली, लेकिन आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।